अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज हम रोशनियों के शहर कराची में मौजूद हैं और एक निजी होटल में ये पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हो रही है और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमने आज एक प्रोग्राम तरतीब दिया है और वो है जो हमारे जिस्म के अंदर गुदूद पाए जाते हैं वो और उनसे रिलेटेड बीमारियाँ। वैसे तो गुदूद कई इकसाम के होते हैं, आमतौर पर लोगों को इतना पता नहीं होता। बाकी अज़ा को तो पता होता है कि दिल ये काम कर रहा है, फेफड़े ये काम करते हैं, मैदा ये काम करता है और उनकी ख़राबियों का भी आम लोगों को पता होता है। लेकिन गुदूद ऐसी चीज़ है या ग्लैंड्स जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कि उसका ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि ये कितना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो इसी तरह का गुदूद एक है जिसको हम पिट्यूटरी गुदूद कहते हैं, उसके ऊपर आज हमारी गुफ्तगू होगी। और जिन एक्सपर्ट को हमने आज स्टूडियो में दावत दी है वो हैं जनाब डॉक्टर नदीम नईम, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, जिना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची, और उसके साथ साथ फाउंडर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं एंज इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिक साइंसेस। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। तो हम बुनियादी सी चीज़ से, जिस तरह प्रोग्राम के इंट्रो में मैंने बताया कि गुदूद के बारे में आम तौर पर लोगों को इतना पता नहीं होता कि कितने अहम किरदार अदा कर रहे हैं कि जिसके बगैर शायद ज़िंदगी का वजूद ही नामुमकिन हो। एग्जैक्टली। तो उसमें बताइएगा डॉक्टर साहब कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता कहाँ पर है, क्या काम करता है और इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें ना इस पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाने से पहले, क्योंकि ये हम बेसिकली सेशंस जो कर रहे हैं ये आम पब्लिक के लिए कर रहे हैं ना, तो आम पब्लिक को हम गदूद बताते हैं तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि गदूद क्या होता है। उनके लिए प्रोस्टेट भी एक तरह का ग्लैंड है। तो इसमें मैंने एक शेयर करना चाहूँगा एक वाक़या। मेरी वाइफ कहने लगी कि मुझे जो है ना ड्राइविंग सीखनी है। मैंने कहा मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो मैं किसी ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन करा देता हूँ। तो जी ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन हो गया है, एक वो आ गई जो है आंटी, वो ड्राइविंग सिखाने के लिए। अच्छा, मुझे इससे पहले आइडिया नहीं था कि ड्राइविंग स्कूल वाले कैसे सिखाते हैं। तो वो गई, अगले दिन मैंने पूछा, मैंने कहा कैसा रहा? उन्होंने कहा मुझे तो वो गाड़ी चलानी ही नहीं देती। मैंने कहा कैसे? बोला मैं गाड़ी चलाती हूँ, जहाँ मैं थोड़ा सा स्पीड देने लगती हूँ वो दूसरी साइड पर उसके बाद ब्रेक होता है, वो ब्रेक मार देती है। तो वहाँ से मुझे कॉन्सेप्ट हुआ कि ड्राइविंग स्कूल की गाड़ियों के अंदर बेसिकली 2 ड्राइविंग सेंटर्स होते हैं। एक ड्राइविंग सेंटर वो होता है जो आप खुद चला रहे होते हो और दूसरा आपके इंस्ट्रक्टर के हाथ में होता है, तो जहाँ आप गलती करते हो तो वो ब्रेक मार देते हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी में भी अल्लाह ताला ने 2 ड्राइविंग सेंटर रखे। एक ड्राइविंग सेंटर हमारे ब्रेन से आ रहा होता है जिसे हम न्यूरोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। दूसरा ड्राइविंग सेंटर वो होता है जो आपके जिस्म के कुछ और फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है और काफ़ी दफ़ा आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को भी कंट्रोल कर रहा होता है, जिसे हम हार्मोनल सिस्टम कहते हैं। और दिमाग वाला सिस्टम तो एक किस्म की वायरिंग हुई हुई है, वायरिंग होती है। अब उस वायरिंग को, वायरिंग के बगैर वाला है इसको हम लोग कहते हैं ग्लैंड सिस्टम या ग्लैंडुलर सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम। तो जिस तरीके से हमारी दिमाग की नसें हमारे चलने फिरने को, हमारे खाने पीने को, हमारे बोलने को कंट्रोल करती हैं, ये एंडोक्राइन नसें हमारे जिस्म के मुख्तलिफ फंक्शंस को कंट्रोल करती है। अब उन मुख्तलिफ फंक्शंस में हमारा सांस लेना भी आ जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म आ जाता है, हमारा एनर्जी का जनरेट करना आ जाता है। तो वो जो ऑर्गन्स वो उन हार्मोन्स को या उन केमिकल्स को सीक्रेट कर रहे होते हैं, उन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं, वो ज़रा डिफरेंट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेसिकली वो कहलाते हैं जो हमारे जिस्म के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। और पिट्यूटरी उन सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मास्टर ग्लैंड कहलाता है। अब आपका सवाल कि वो मास्टर ग्लैंड कहलाता है क्यों है? क्योंकि पिट्यूटरी एक ऐसा ग्लैंड है जो मुख्तलिफ दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है। हर सरपरस्त के तौर पे, सरपरस्त के तौर पे, सबको नहीं, लेकिन मुख्तलिफ ऐसे ग्लैंड ज़रूर हैं जिनके सरपरस्त के तौर पे काम करता है। यानी कि वो ऐसे केमिकल सीक्रेट करता है जो उन दूसरे ग्लैंड्स को कहते हैं कि ये वाले केमिकल की सीक्रेशन बढ़ा दो या ये वाले केमिकल की सीक्रेशन को कम कर दो। तो इस वजह से हम इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मतलब एक फौज का कमांडर है, फौज का कमांडर, एग्जैक्ट, जो कि मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज बता रहे हैं बिल्कुल कि ये आपने ये करनी है। एग्जैक्ट। डॉक्टर साहब लोकेशन तो बता दें इसकी, कहाँ पर होता है? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, वैसे हमारी बॉडी को जो चीज़ कंट्रोल कर रही है उसे ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और ब्रेन आपको पता है कि स्कल के अंदर होता है, क्रेनियल कैविटी में होता है। तो जो मास्टर ग्लैंड होगा उसका भी आइडियली जगह तो वही होनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। तो ये भी ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। हमारी नोज़ के पीछे बेस ऑफ स्कल के अंदर छोटा सा एक ग्लैंड पड़ा होता है, बिल्कुल छोटा सा, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। अच्छा, खुद से क्या क्या सीक्रेट कर रहा होता है? हाँ, अच्छा, ये 2 तरह के केमिकल सीक्रेट करता है। एक वो केमिकल जो दूसरे ग्लैंड्स के केमिकल्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेगुलेट करे, जैसे एड्रिनल ग्लैंड है जो हमारी किडनीज के ऊपर पड़ा होता है, जो हमारी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है। उसे कंट्रोल करने के लिए ये ACTH रिलीज करता है। जैसे थायराइड ग्लैंड है हमारे गर्दन के आगे पड़ा होता है, जो हमारे थायरोक्सिन को रिलीज करता है, उसे कंट्रोल करने के लिए TSH सीक्रेट करता है। मेल्स में गोनेट्स को, टेस्टिस को कंट्रोल करने के लिए, फीमेल में ओवरीज को कंट्रोल करने के लिए, हाँ, उसको कंट्रोल करने के लिए FSH और LH को सीक्रेट करता है। तो वो हार्मोन्स हैं जो दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करने के लिए सीक्रेट किए जाते हैं।
कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो डायरेक्ट एक्टिंग होते हैं, यानी कि वो दूसरे ग्लैंड के लिए नहीं, वो डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में सोडियम की मिकदार को कंट्रोल करने के लिए, पानी की मिकदार को कंट्रोल करने के लिए पिट्यूटरी ADH नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है। जैसे फीमेल्स में लैक्टेशन को कंट्रोल करने के लिए, बेबी होने के बाद जो मिल्क की प्रोडक्शन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोलैक्टिन को सीक्रेट किया जाता है। जैसे कि हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट किया जाता है। तो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फंक्शन कर रहे होते हैं, खुद सीक्रेट कर रहे हैं और वो हमारे जिस्म पे असर अंदाज हो रहे हैं। कुछ ये कि इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं दूसरे गदूद के ऊपर असर डालकर कि जनाब आप ये करें, आप ये करें, बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो डॉक्टर साहब इसमें अब ये भी हमने देख लिया कि दिमाग के अंदर मास्टर ग्लैंड है, तो इसका मुकाम तो दिमाग के अंदर ही बनता है। एग्जैक्टली। और इतने ज़्यादा फंक्शन भी कर रहा है, इस वजह से भी मास्टर ग्लैंड कहा जा रहा है इसको। बिल्कुल। अब ये इसके कौन कौन से कॉमन डिसऑर्डर्स हैं जो आपके मुशाहदे में आए हैं? हाँ देखिए, डायरेक्ट डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें, यानी कि उसका किसी हार्मोन से ताल्लुक ना हो, तो बहुत सारे एडिनोमाज होते हैं। एडिनोमा का मतलब होता है गुठली बन जाना। आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के किसी भी हिस्से से, जैसे जिस्म के किसी भी हिस्से से गुठलियाँ निकल सकती हैं, छोटी सी गुठली बन जाती है। अब अगर वो गुठली किसी किस्म के हार्मोन को इफेक्ट ना करे तो उसे नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर्स कहते हैं, यानी कि वो अपनी जगह पड़ी हुई है, वो प्रेशर इफेक्ट ज़रूर डाल सकती है, क्योंकि जिस जगह ये ग्लैंड पड़ा होता है वो उसके आसपास से ऑप्टिक नर्व्स की भी ब्रांचेस जारी होती है, वहाँ पे एग्जैक्टली वहाँ पे कैवर्नस साइनस भी जा रहा होता है। तो प्रेशर डालकर ये भी काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि वो आइज़ को इफेक्ट कर सकता है, प्रेशर सिम्टम आना शुरू होता है, लेकिन वो कोई हार्मोन सीक्रेट नहीं करता। इन्हें नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर्स कहते हैं। दूसरे होते हैं फंक्शनिंग ट्यूमर्स। फंक्शनिंग ट्यूमर्स वो होते हैं जो हर हार्मोन के अलग हो सकते हैं, या एक ही ट्यूमर सारे हार्मोन भी सीक्रेट कर सकता है, जैसे प्रोलैक्टिनोमा। अब ये एक ऐसा ट्यूमर, ऐसी गुठली है जो बहुत सारा प्रोलैक्टिन सीक्रेट करती है। जैसे एक्रोमेगेली, ये एक ऐसी गुठली है जो ग्रोथ हार्मोन बहुत सारा सीक्रेट करती है। आप लोगों ने वो देखा होगा, आलम चन्ना को देख लिया। एग्जैक्टली, आलम चन्ना, वो आंद्रे दी जाइंट, आप लोगों ने किसी ज़माने में बहुत बड़ा WWE का रेसलर था। ये वो लोग थे जिनके जिस्म में बहुत सारा ग्रोथ हार्मोन था, जिसकी वजह से ज़रूरत से ज़्यादा बन गया और वो फिर उनकी ग्रोथ हो गई। जैसे कि ACTH सीक्रेटिंग ट्यूमर्स होते हैं जो एडेनल के अंदर कुशिंग डिजीज़ करवाते हैं। जैसे कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो थायराइड के अंदर बहुत रेयर है, लेकिन थायराइड को ज़्यादा फंक्शन करवाते हैं। तो दो तरह के ट्यूमर होते हैं। ये तो हम बात करें सिंपल ट्यूमर्स की। अच्छा, दूसरा, ट्यूमर्स की वजह से, नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर्स की वजह से पिट्यूटरी पे प्रेशर पड़ने की वजह से हार्मोन्स कम भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ट्यूमर इतना प्रेशर डाल दे कि ऊपर से ACTH ना आ सके तो आपका एडेनल काम करना छोड़ जाएगा। इतना प्रेशर डाल दे कि आपका ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। इतना बोने बच्चे होते हैं एग्जैक्टली। बोने बच्चे होने के रीजन एक ये भी होते हैं जो ट्यूमर की वजह से और नॉन ट्यूमर की वजह से भी होते हैं, डॉर्फिज्म और जाइजेंटिज्म एग्जैक्टली, ये सारी चीज़ें। अच्छा, उसके अलावा कुछ कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं। कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स का मतलब होता है कि हाँ, पैदाइशी आपके जिस्म के अंदर कोई एक जो लाइन है ना वो डिफिशिएंट है, कोई एक ऐसा हार्मोन है जिसके बनने का स्ट्रक्चर डिफिशिएंट है, जिसकी वजह से वो चीज़ नहीं बन पा रही। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी डिसऑर्डर्स भी होते हैं। सेकेंडरी का मतलब होता है जैसे फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के बाद अगर बहुत सारा खून बह जाए तो पिट्यूटरी की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो सप्लाई डिस्टर्ब होने की वजह से पिट्यूटरी काम करना छोड़ जाता है। या एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, अक्सर हम हकीमों के पास जाते हैं या कुछ ऐसे डॉक्टर साहिबान के पास जाते हैं जो अपनी पुड़िया बना के या अपने कैप्सूल बना के दे रहे होते हैं, पूछते हैं, उसके अंदर जो स्टीरॉयड डाल देते हैं। अब वो ये होता है कि जब आप बाहर से स्टीरॉयड, या फिर बॉडी बिल्डर्स, अभी रिसेंटली मेरा एक प्रोग्राम आज TV पे हो रहा था जिसमें बॉडी बिल्डिंग पे बड़ी डिस्कशन हो रही थी, तो हमने ये बताया कि बॉडी बिल्डर्स जो आपको चीज़ें दे रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो एंड्रोजिन्स होते हैं। अब वो एंड्रोजिन्स क्या करते हैं, जब आप बाहर से कोई चीज़ लेते हो ना तो सिग्नल जाता है पिट्यूटरी के पास कि जी ये चीज़ तो बाहर से आ रही है, तो आप ऊपर से जो रेगुलेटिंग हार्मोन है उसकी सिक्रीशन कम कर दें। तो उसका नुकसान ये होता है कि जब आप 1-2 साल ले लेते हो तो उसके बाद वो चीज़ परमानेंटली सप्रेस हो चुकी होती है। तो अगर 1 साल 1.5 साल कोई हकीम साहब की दवाई खा के हमारे पास आए और हम उसको फ़ौरन बंद कर दें और उस दवाई में स्टीरॉयड हो, तो नुकसान ये होता है कि बंदे का अपना एडेनल फाइब्रोस हो चुका होता है, ऊपर से सिग्नल नहीं आते। टेपरिंग नहीं, वो टेपरिंग की कहानी तो तब होती है जब महीना 2 महीना आपने खिलाई हो, 2 साल खिलाई हो तो परमानेंट डैमेज, आपको सारी जिंदगी लो डोज में स्टीरॉयड देने पड़ते हैं। तो ये वो डिसऑर्डर है जो हमने खुद क्रिएट किए होते हैं। तो कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स वो जो खानदानी होते हैं, स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर वो जो कि एडिनोमा की वजह से होते हैं, और अपना एक्वायर्ड डिसऑर्डर वो जो हमने खुद क्रिएट किए होते हैं जिनको रोका जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिससे गाइटर की बात करें, गिलर्ड की बीमारी जो है बड़ी आम है हमारे, ख़ास तौर पे हमारे शुमाली इलाकों में जहाँ पर आयोडीन की कमी भी है, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ही है, तो वो बड़े कॉमन है। तो इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है, मतलब कितने % हमारी पॉपुलेशन पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर्स का शिकार है? देखिए, इस पे यूजुअली स्टडीज़ चाहिए होती हैं। हमारे पास कोई ऐसी सच स्टडी नहीं है जो हमें बता सके कि कितनी % पॉपुलेशन पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स का सवाल है। कोई रिपोर्टिंग नहीं है, कोई ऐसी स्टडी नहीं है पाकिस्तान में जो आपके सेंटर का क्या एक्सपीरियंस है? चलिए वो शेयर करें। अगर हम जनरली बात करें तो मे बी से अगर मेरे कोई
70-80 हज़ार पेशेंट हैं, तो उसके अंदर से अगर मैं एक्रोमेगेली के पेशेंट गिन के बताऊं तो शायद 8 या 9 होंगे, ठीक है। अगर मैं पिट्यूटरी हाइपोपिट्यूटरिज्म के पेशेंट गिन के बताऊं तो 7-8 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म का एक भी पेशेंट नहीं है। कुशिंग डिजीज़ के 2 या 3 पेशेंट होंगे। तो यानी ये 70-80 हज़ार पेशेंट्स के अंदर अगर मैं सारे पिट्यूटरी डिसऑर्डर के पेशेंट गिन लूँ तो प्रॉबेबली 100 से 150 होंगे। और यही प्रेवलेंस वर्ल्ड वाइड है। ये बहुत कॉमन बीमारी नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी ज़रूर है। उसकी वजह कि अगर एक बंदा जिसका एडेनल कॉर्टेक्स काम नहीं कर रहा या उसका ACTH ऊपर से नहीं आ रहा, वो इतने खतरे के ऊपर है कि उस बंदे को किसी वक्त किसी जगह भी बेहोशी की कैफियत तारी हो सकती है और वो ICU में लैंड कर सकता है। यही रीज़न है कि जो एडेनल ग्लैंड के डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं उनको हमने पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी ने भी और वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के अंदर कुछ ब्रेसलेट्स होते हैं, वो उनके हाथ के ऊपर बांधना उनको रिकमेंड किया जाता है, ताकि अगर वो बंदा कहीं बेहोश हो जाए तो डॉक्टर को पता हो कि ये इस वजह से बेहोश हुआ है कि प्रॉबेबली एडेनल डिफिशिएंसी है, तो जल्दी से स्टीरॉयड देके उसको रिवाइव किया जा सके। अच्छा, ये तो बड़ी फिर जानलेवा एक क्रिटिकल सिचुएशन एग्जैक्टली, एडेनल ग्लैंड बहुत क्रिटिकल है अगर एडेनल ग्लैंड फेलियर हो जाए, क्योंकि बाकी ग्लैंड्स में तो देखें मतलब गॉइटर हो गया, एग्जैक्टली, मतलब इतना लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, ऐसा क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज होगी और चीज़ें होंगी, लेकिन इसमें तो जैसे एडेनल ग्लैंड वाहिद ऐसा ग्लैंड है, एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि पेशेंट लाइफ एंड डेथ के वर्ज के ऊपर पहुंच जाता है, एग्जैक्टली, इमीडिएटली उसका सद्देबाब ना किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, साइंस एंड सिम्टम्स टिपिकल मतलब क्या मरीज को किस तरह से रेड फ्लैग्स इसको हम कहते हैं, हाँ देखिए पिट्यूटरी के उसमें रेड फ्लैग्स कोई हैं या अगेन वही बात है, पिट्यूटरी के डिसऑर्डर्स के रेड फ्लैग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी के अगर मैं एक्रोमेगेली की बात करूं तो अगर फिंगर का साइज़ बढ़ रहा है, आपकी अंगूठी अचानक से तंग होने लगी है, आपकी कैप अचानक से छोटी होने लगी है, आपके पैरों के शूज़ का साइज़ अचानक से बढ़ने लगा है, आपके फेस जो है वो कोर्स फीचर्स देने लगा है, तो ये प्रॉबेबली इस बात की निशानी है कि जिस्म में एक्रोमेगेली या ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा, और ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होने से ब्लड प्रेशर बढ़ना, शुगर बढ़ना भी शुरू हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपका BP डाउन होने लगा है, चक्कर आने लगे हैं, शुगर डाउन होने लगी है, घबराहट होने लगी है, वजन गिरने लगा है, तो ये प्रॉबेबली इस बात की निशानी है कि जिसमें एडेनल ग्लैंड कम है। थायराइड के सिम्टम तो हम सबको पता है कि धड़कन बढ़ना, घबराहट होना, पसीना आना, हाथ कांपना, हाइपरथायराइडिज्म के सुस्ती होना, थकन होना, दिमाग काम ना करना, बाल गिरना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम है। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा यूरिन आना एक प्योर हाइपोथायराइड की बीमारी होती है जिसे हम डायबिटीज़ इंसिपिडस कहा करते थे किसी ज़माने में, अब नहीं कहते। उसकी वजह यह है कि अब उसका नाम चेंज हो गया, लेकिन किसी ज़माने में और पुराने ज़माने के डॉक्टर साहब स्टिल उसको उसी नाम से। मैंने तो 97 में ग्रेजुएशन किया, हाँ, तो हम डायबिटीज़ इंसिपिडस ही पढ़ते रहे। हाँ, वो अभी तक भी लास्ट ईयर तक हम भी यही पढ़ते थे। हालांकि वो डायबिटीज़ शुगर नहीं है, वो डायबिटीज़ इंसिपिडस बेसिकली जिसम में ADH नामी हार्मोन की कमी है, जिससे इतना यूरिन आता है कि आप सोच नहीं सकते। तो पेशेंट हमारे पास आते हैं बहुत सीवियर पॉलीयूरिया के साथ, शुगर चेक करते हैं, नॉर्मल आती है, फिर जब हम डायबिटीज़ इंसिपिडस की यूरिनरी ऑस्मोलैरिटी कराते हैं तो पता चलता है कि डायबिटीज़ इंसिपिडस है। तो हर पिट्यूटरी ग्लैंड के डिफरेंट सिम्टम है। रेड फ्लैग साइंस क्या है? रेड फ्लैग साइंस ज़्यादातर वो होते हैं जो आपको प्रेशर सिम्टम के साथ प्रेजेंट करते हैं। अचानक से अगर आपको चलते चलते ये फील हो कि आपकी आइज़ के जो लेटरल्स है वो देख नहीं पा रहे हैं, आप कभी इस दीवार से टकरा जाते हो, कभी इस दीवार से टकरा जाते हो, यानी जो आंखें सेंटर तो नज़र आ रहा है लेकिन लेटरल फीट्स में नहीं नज़र आ पा रहा, साइड वाली विजन मुतासिर हो रही है, तो इस बात की निशानी है कि प्रोबेबली पिट्यूटरी अंदर से प्रेशर डाल रहा है जिसकी वजह से साइड वाली विजन मुतासिर हो रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आपने इशारा किया है। आमतौर पर इस तरह की कैफियत किसी मरीज़ में आती होगी तो पहला शक तो उस बेचारे का ये जाता होगा कि मेरे आँखों का कोई मसला है, और वो आई स्पेशलिस्ट के पास चला जाता होगा। एग्जैक्टली। और वो फिर अपने टेस्ट स्लिट लैम्प के ऊपर मुख्तलिफ से करवा के उससे फिर आइडिया हो जाता है। पीछे प्रेशर सिम्टम्स जो है वो पिट्यूटरी डिसऑर्डर की वजह से आ रहा है। बिल्कुल। तो मसला कहीं और है लेकिन मरीज़ कहीं कुछ और सोच रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर भी कुछ और सोच लेता होगा। हाँ, डॉक्टर्स भी यूजुअली एक्चुअली ना मैं आपको बताऊँ, एंडोक्राइनोलॉजी बेसिकली एक सुपर स्पेशलिटी है पाकिस्तान में। इसके सुपर स्पेशलिटी होने के पीछे एक रीज़न है, क्योंकि एक ऐसी फील्ड जो उन चीज़ों को डील करती है जो पूरे जिस्म को रेगुलेट कर रहे हैं, अगर आप उसको एज ए सब स्पेशलिटी डील करेंगे तो शायद आप इतना अच्छा डील ना कर सकें। यही वजह है कि जो हम लोग प्योर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं, टर्शियरी केयर फिजिशियन, हम पहले मेडिसिन में FCPS करते हैं, फिर एंडोक्राइन में FCPS करते हैं, यानी हम जनरल फिजिशियन क्वालिफाइड पहले बनते हैं, फिर हमें एडमिशन मिलता है एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर, फिर हमें जाके एंडोक्राइनोलॉजी में FCPS करना पड़ता है। जो स्पेशलिटी है वो मोर लेस जिस्म के तमाम निज़ाम के जो मसाइल हैं उनको डील कर रही है। बिल्कुल। जैसे अभी आई वाले तो बीच में आ गए ना। बिल्कुल। शुगर के अंदर पूरा जिस्म आ गया, आपके ADH के अंदर आपकी किडनीज आ गई हैं, आपके प्रोलेक्टिनोमा के अंदर आपका इवन गायनी आ गई है, प्रोलेक्टिनोमा। एग्जैक्टली। अगर वो तो गायनेकोलॉजिस्ट से कंप्लेंट करेगी। बिल्कुल। और ये कंप्लेन आपके सिम्टम्स की बात करें, अभी आप कर रहे थे, अगर प्रोलेक्टिन बढ़ जाए किसी का तो नॉन अनमैरिड लेडी के अंदर ब्रेस्ट से मिल्क का आना। अब देखें ना, ये सोशल कितना एक स्टिग्मा, अजीब सा स्टिग्मा भी होगा, और लोग बड़ा लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से
लोग बहुत ज़्यादा अजीब सी थिंकिंग लोगों की जो बहुत जिनकी कम नॉलेज है, अजीब सी थिंकिंग। अनमैरिड लेडी के अंदर अगर गैलेक्टोरिया हो जाए, मिल्क आना शुरू हो जाए, तो इवन हमारे पास तो लोग बहुत परेशान होकर आ जाते हैं, फिर हम उन्हें काउंसल करते हैं। और इंपॉर्टेंट बात ये भी मैं आपको बताऊं, चले प्रोलैक्टिनोमा को तो हम एक तरफ रख दें, कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो जिसम में प्रोलैक्टिन लेवल्स को बढ़ाती हैं। इवन उन मेडिसिन्स की वजह से अनमैरिड लेडी में मिल्क आने के भी हमारे पास सिम्टम होते हैं। जैसे कि बहुत अरसा एक चली थी वोमिट की गोली थी मेटोक्लोप्रामाइड, वो बहुत ज़्यादा प्रोलैक्टिन बढ़ा सकती है। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस हैं, दिमाग की गोलियां जो प्रोलैक्टिन बढ़ा सकती हैं। एक ड्रग आती है खाना हजम करने की, लीवोसल्पेराइड। हमारे पास लीवोसल्पेराइड के यूज़ के बाद गैलेक्टोरिया के और प्रोलैक्टिन बढ़ने के केसेस गैस्ट्रिक मोटिलिटी के लिए यूज़ होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइनोलॉजी इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर आपको एंडोक्राइन पढ़ने से पहले आपको पूरी बॉडी का पता होना चाहिए, तभी आप एंडोक्राइन सिस्टम को डील कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्टर साहब। अच्छा, अब इसके अगर हम डायग्नोसिस की तरफ जाएं तो डॉक्टर साहब बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन इसमें हम क्या करवाते हैं? देखिए अगेन अगर फॉर एग्जांपल गैलेक्टोरिया के साथ कोई फीमेल आ रही है तो हम प्रोलैक्टिन लेवल्स करवाएंगे, वो तो ब्लड से हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा। अगर हमें कोई एक्रोमेगेली का केस फील हो रहा है तो पहले हम IGF-1 लेवल्स कराते हैं, फिर IGF-1 लेवल के बाद अगर हमें चीज़ों को कंफर्म करना होता है तो हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं। अरे डॉक्टर साहब, ये जो एक्रोमेगेली है इसको किस स्टेज के ऊपर हम वो करेंगे? लाइक कि एक बच्चा है 14-15 साल का, माशाल्लाह उसका 6 फुट का हो गया, पेरेंट्स तो बड़े खुश होंगे, वाह जी वाह, बच्चा हमारा जनाब इतना जवान हो गया है जनाब। नहीं, थोड़े से बाद परेशान भी हो जाते हैं जब वो रुकता ही नहीं है, बढ़ने लगता है फिर रुकता ही नहीं। तो इसकी कोई एज का भी कोई नहीं? देखें, एज तो किसी एज में भी हो सकती है, ठीक है। अगर जेजेंटिज्म की बात करें तो जब तक आप देखिए नॉर्मली एक नॉर्मल बंदे के अंदर फिजिकल ग्रोथ आमतौर पर किस एज तक चलती है? 18 से 20 साल तक। 18 से 20 साल उसकी हाइट पूरी हो गई। अब 22 में भी उतना ही रहना चाहिए। हाँ, नहीं वो रहेगा उतना ही 22 में। अगर बोन्स फ्यूज हो गए तो एक्रोमेगेली वाला बंदा लंबा नहीं होता, एक्रोमेगेली वाला बंदा चौड़ा होता है। जी, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था। फेशियल बोन्स चौड़ी होना शुरू हो जाती है, हाथ चौड़े होना शुरू हो जाते हैं, शोल्डर चौड़े होना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि शूज का साइज बढ़ जाएगा, उंगलियों के अंदर आपकी जो वही रिंग्स जो पहले आपको बड़ी आसानी से आ जाती थी अब नहीं आएंगी। तो अगर बोन्स फ्यूज होने से पहले ग्रोथ हार्मोन बढ़े तो जेजेंटिज्म होता है, हाइट बढ़ती है, आर्म्स बढ़ते हैं। अगर बोन फ्यूजन हो गई है तो सने बुलुगत कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल, तो फिर हाइट नहीं बढ़ेगी, हाइट नहीं बढ़ेगी, फिर वैसे जिस्म बोन्स चौड़ी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ पर चूंकि वो मैं इस वजह से पूछा था कि तालीम के फुकदान की वजह से लोग ये भी सोच सकते हैं ना कि जनाब ये तो मैं सेहतमंद हो रहा हूँ। एग्जैक्टली, वो हम तो लोग तो हर मोटे बंदे को सेहतमंद ही कहते हैं, फिर जब हम शुगर के मरीजों में कहते हैं कभी खुदा के लिए वजन कम कर लो। यही तो बड़ा वो अलमिया है कि गुर्बत को देखें तो हम गुर्बत की पाताल के अंदर जा रहे हैं। एग्जैक्टली। और वो बीमारियां जो हम सोचा करते थे, मेडिकल कम्युनिटी सोचा करती थी कि जी अमीर मुल्कों के अमराज हैं, शुगर हो गया, ओबेसिटी हो गई, वो आप देखें कितनी ज़्यादा हम हाइट पे जा रहे हैं। तो ये अजीब सा एक पैराडॉक्स सा हमारी सोसाइटी में क्रिएट हो गया। तो डॉक्टर साहब डायग्नोसिस की बात हो रही थी, तो जो भी कंसर्न ग्लैंड्स हैं ज़्यादातर इसके टेस्ट मेरा ख्याल है कि शायद ब्लड के थ्रू ही हो जाते हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन सारे टेस्ट ही ब्लड के थ्रू होते हैं, चाहे वो आप क्योंकि एक्सरेज वगैरह इतने ज़्यादा इसमें शायद इन्वॉल्व नहीं। वो फिर एक दफ़ा ना जब आप स्क्रीनिंग कर लेते हो तो फिर उसके बाद प्रोवोकेशन टेस्ट होते हैं, ठीक है। हार्मोनल टेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो एक सिंगल रीडिंग पे डायग्नोस नहीं होते। जब आपने रीडिंग कर ली है अब आपको उसको कंफर्म भी करना पड़ता है। कंफर्म करने के लिए या तो आपको अगर आप डिफिशिएंसी सस्पेक्ट कर रहे हो कि कोई हार्मोन कम है तो फिर आप उस हार्मोन की प्रोवोकेशन करवा के देखते हैं। अगर आप किसी हार्मोन का ज्यादा होना सस्पेक्ट कर रहे हैं, उर्दू में अगर हम बोले तो इश्तियाल दिलाते हैं एग्जैक्टली। और अगर कोई हार्मोन ज्यादा है तो फिर हम उसको सप्रेस करके ट्राई करते हैं कि इसको सप्रेस करके देखते हैं। अगर वो वाकई हार्मोन की बीमारी होगी तो वो सप्रेस ही नहीं होगा। जैसे कुशिंग सिंड्रोम है तो उसका जो टेस्ट आता है उसे डेक्सामीथासोन सप्रेशन टेस्ट कहते हैं। वैसे कुशिंग तो वैसे वीजुअली भी नजर आ जाता है, बिल्कुल। लेकिन असल में ना कुशिंग सिंड्रोम के ऑलमोस्ट आधे स्टिग्मेटा तो मोटापे में भी होते हैं ना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में भी होते हैं। जी, तो काफी दफा नहीं ओवरलैप कर रही होती है चीजें। अच्छा, वैसे कुशिंग की डॉक्टर साहब मोटी मोटी इलामात तो बता देना, मतलब नाज़रीन देख रहे हैं। वेट गेन, साइंस की मैं बात कर रहा हूं, हूं, जो देखने से कुछ पता चल जाए। वेट गेन होना, चेहरे पे बाल आना, पेट के ऊपर नीले रंग के या पर्पल कलर के मोटे मोटे से निशान लकीरों वाले स्ट्राइप पड़ जाना, बफेलो हम्प होना यानी शोल्डर के बैक पे बहुत सारी चर्बी जमा हो जाना, शुगर का मरीज हो जाना, ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाना, PCOS हो जाना, और चेहरे के बाल तो हम डिस्कस कर चुके हैं, सर के बालों का गिरना फीमेल्स के अंदर। यूजुअली ये सारे सिम्टम कुशिंग, ये टिपिकल सिम्टम्स हैं कुशिंग सिंड्रोम, बिल्कुल राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसमें तरीका इलाज की तरफ आ जाएं
कि इलाज फिर क्या होगा? जो हार्मोन कम हो रहा है उसको बाहर से रिप्लेस करवाएंगे? एग्जैक्टली ये तो और जो ज़्यादा हो रहा है उसको कोई दवाइयाँ देंगे सप्रेस करने के लिए? क्या होगा सर? ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो हार्मोन कम हो रहा है उसको रिप्लेस करेंगे तो बड़ी सिंपल सी बात होगी। सिंपल सी। अब सवाल है कि जो हार्मोन ज़्यादा हो रहा है लेकिन उसका क्या थायरोक्सिन कीजिए? हमारे पास इजीली सस्ती सी बहुत इजीली अवेलेबल अवेलेबल है, है, वैसे हम दे देते हैं, मसला हल हो कॉर्टिजोल जाता है। इजीली अवेलेबल है, हम वो दे देते हैं पेशेंट को। लेकिन जो ज़्यादा हो रहा है ना उसमें फिर हमें पैथोफिजियोलॉजी देखनी पड़ती है। अगर ज़्यादा हो रहा है किसी एडिनोमा की वजह से या किसी बहुत बड़े ट्यूमर की वजह से तो सर्जरी की जाती है। अगर ज़्यादा हो रहा है किसी छोटे से ट्यूमर की वजह से या किसी बिला वजह, प्रोलेक्टिनोमा में काफ़ी दफ़ा पता ही नहीं चलता, सिर्फ प्रोलेक्टिन बढ़ रहा होता है, ब्रेन का जब MRI कराते हैं तो कुछ नहीं मिलता, उसमें फिर हम मेडिसिन देते हैं। इंपॉर्टेंट सबसे बात यह है यहाँ पे डिस्कस करने वाली कि अक्सर लोग जब प्रोलेक्टिनोमा की वजह से सर्जन के पास जाते हैं तो सर्जन उन्हें कहते हैं कि नहीं जी सर्जरी करनी है। प्रोलेक्टिनोमा वाहिद अपना ब्रेन का पिट्यूटरी का एडिनोमा है जिसके अंदर मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है। इस वजह से प्रोलेक्टिनोमा फिर सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर एक्रोमेगेली है, कुशिंग्स डिजीज है, अगर ट्यूमर बहुत बड़ा है पिट्यूटरी का, फिर डेफिनेटली सर्जरी की जरूरत पड़ती है। और जिन पेशेंट में हम सर्जरी नहीं कर सकते किसी भी रीजन की वजह से, ओल्ड एज हो जाए, तो उसके अंदर फिर कुछ ड्रग्स आती हैं, वो ड्रग्स जो है हार्मोन्स को सप्रेस करने का बायस बनती है। अच्छा, इसमें सर्जरी की डॉक्टर साहब कोई एज लिमिट डिफाइंड है इसमें? नहीं, डिफाइंड कोई नहीं है, लेकिन अगर फिटनेस जैसे 80-85 ईयर एज के अंदर आपको फिटनेस नहीं मिलती है तो फिर आप क्या करते हो? अगर कुशिंग डिजीज़ का पेशेंट आ जाए तो फिर कुछ एंटी एडेनल ग्लैंड की ड्रग्स होती हैं जो हम देते हैं पेशेंट को। या अगर एक्रोमेगेली फॉर एग्जांपल हो गई, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट हैं उनकी सर्जरी भी हो गई, सर्जरी के बाद रेडिएशन भी हो गई, लेकिन ये ट्यूमर एक्रोमेगेली वाला ना बड़ा थोड़ा रेजिस्टेंट होता है, स्टिल उसका ग्रोथ हार्मोन कम नहीं हो पा रहा है, तो फिर डेफिनेटली हमारे पास कुछ इस किस्म की ऑक्ट्रियोटाइड बेसिकली हम उनको कहते हैं, इस किस्म की ड्रग्स आती हैं जो इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर आती है, जो हम पेशेंट को देते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन को सप्रेस करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल या तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली से काफ़ी बीमारियां हैं जिनके ऊपर हम काबू पा सकते हैं। एग्जैक्टली। जिस तरह डायबिटीज़ है, जिस तरह हाइपरटेंशन है, जिस तरह मोटापा है। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो पिट्यूटरी गदूद के जो डिसऑर्डर्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए तफसीलन, कोई ऐसे तरीक़ेकार हैं कि लाइफस्टाइल से उसको हम मॉडिफाई कर सके या उसके ख़तरात को कम किया जा सके? देखिए, जो कंजेनाइटल पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स होते हैं आप उसको नहीं कर सकते, वो तो जो एडिनोमाज होते हैं आप उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अक्वायर्ड पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स है आप उनको रोक सकते हैं। जैसे फॉर एग्जैक्टली जैसे अगर हम एडेनल इंसफिशेंसी की बात करें तो आप ये हकीम की दवाइयाँ, कोई भी ऐसी दवाई, मैं सिर्फ हकीम का जिक्र नहीं कर रहा, कोई भी ऐसी मेडिकेशन जिसका आपको नहीं पता कि उसके अंदर क्या डला हुआ है, वो होम्योपैथिक से ली है आपने, कोई इंपोर्टेड कहीं से आई है, आपको नहीं पता उसमें क्या डला हुआ, उसको अवॉइड करें। उसकी वजह है कि जो भी मेडिकेशन पूरी दुनिया में लॉन्च होती हैं प्रॉपर थ्रू प्रोटोकॉल से, रिसर्च के बेस पे होती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि वो एक पुड़िया कहीं से मिल गई, अक्सर जोड़ों के दर्द के लिए हम फलाने उसके पास गए थे, उसने हमें एक पुड़िया दी और पुड़िया से जादू हो गया। वो जादू क्या हुआ कि उसके अंदर हाई डोज के स्टीरॉयड उसने डाले हुए थे, और स्टीरॉयड आपको पता है एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, तो वो दर्द की गोलियां जो जोड़ों के दर्द पे, कहीं घुटनों के दर्द पे काम ही नहीं कर रही थी, वो वाली पुड़िया लेके ना अचानक से दर्द ठीक होना शुरू होता है, पेशेंट बड़ा खुश हो जाता है, पेशेंट कहता है यार बड़ी शिफा है, लेकिन वो बाद में पता चलता है कि ये तो बेड़ा गर्क चल रहा है। तो थोड़ा सा कोशिश ये करें कि जिम के सप्लीमेंट्स अवॉइड करें, जिम के इंजेक्शंस अवॉइड करें, ऐसी मेडिकेशन को अवॉइड करें और स्मोकिंग को अवॉइड करें। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करके आप एक्वायर्ड डिसऑर्डर जो पिट्यूटरी के हैं उनको रोक सकते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर नदीम ने बहुत ही अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया है कि ये जो आजकल स्पेशली ख़ास तौर पर ई-कॉमर्स बहुत पॉपुलर हुई है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी अक्सर बीमारियों के उसके इलाज आपको आ रहे होते हैं कि जनाब ये आप होम डिलीवरी इतने पैसे दें, ये फलां टैबलेट का कोर्स है तो आप कर लें। और जिम के अंदर जो हमारे नौजवान नस्ल बॉडी बिल्डिंग करने जाती है तो ओवरनाइट के चक्कर में अपने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर नहीं बन जाना, ऑर्गेनिक ग्रोथ करें मसल्स की एक्सरसाइज करके, बजाय इसके कि वहाँ जिम से आप खाने वाले वो जो सप्लीमेंट्स हैं वो भी लें और इंजेक्शन भी लगवाएं, जो ओवरनाइटली आपको बना तो देंगे लेकिन एंड ऑफ द डे सारी ज़िंदगी के लिए आपको नाकारा कर सकते हैं। ये बहुत अहम पॉइंट की तरफ सर आपने इशारा किया, स्पेशली जब हमारे यहाँ पर ई-कॉमर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। बहुत हो गया, मुझसे पूछते हैं वो फलानी चाय आ गई है और वो तो खुद बता रहे होते हैं डॉक्टर को आके, पता नहीं क्या, पेशेंट तो खुद बता रहा होता है कि डॉक्टर ये भी एक चीज़ आई है, ये भी एक चीज़ आई हुई है। मैंने कहा यार कुछ खुदा का इल्म में इजाफा कर रहा होता है हमारे। तो नाज़रीन, इसमें जो क्रक्स है ना, जो इसका लुबे लुबाब, वो ये है कि देखिए बहुत सेंसिटिव मामला होता है कि आपको नहीं पता कि उस दवाई के अंदर क्या है, उसके ऊपर कोई रिसर्च हुई है या नहीं हुई है, फिर वो किस जगह के ऊपर बनी है, आया कि मेयार के मुताबिक बनाई गई है या नहीं बनाई गई। तो इस वजह से बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के, क्वालिफाइड डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज चूँकि हमारा मौज़ूअ गुफ्तगू पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स था, तो इस हवाले से हमारे हो सकता है कुछ नाज़रीन में से बेशक कम ही इंसिडेंट्स है, लेकिन हो सकता है कि 10,000 में से एक बंदे को पिट्यूटरी के इस तरह के मसाइल हों। तो चलें, उसके लिए बड़ा फ़ायदा हो जाएगा आपकी मौजूदगी का। टेक होम मैसेज आप क्या देना चाहेंगे प्लीज़ सर?
देखिए, मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को टेक होम मैसेज या एक एडवाइस ज़रूर देता हूँ। अपनी जान के लिए हमेशा ये ख्याल रखें कि अननोन इज़ ऑलवेज़ डेंजरस। जिस चीज़ का आपको नहीं पता कि उसके अंदर क्या डला हुआ है और दुनिया में किसी को भी नहीं पता, उस चीज़ को खाना, उस चीज़ को यूज़ करना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो मेरा आप लोगों के लिए यही एडवाइस है कि आप चाहे जहाँ से भी इलाज कराएँ, चाहे आप अपनी बीमारी को जिस तरीके से भी मैनेज करें, लेकिन जो चीज़ आप ले रहे हैं वो नॉन रिसर्च ओरिएंटेड होनी चाहिए। अनरिसर्च ओरिएंटेड छुपी हुई चीज़ें अपनी जान के ऊपर लेना और फिर उसके बाद गुर्दे ख़राब करना या हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस करना, ये एक बहुत ख़तरनाक और इरिवर्सिबल चीज़ है। तो इसको थोड़ा सा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं नाज़रीन डॉक्टर नदीम नईम का शुक्रगुज़ार हूँ कि इतने अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए इन्होंने अपना आज कीमती वक्त निकाला, और उम्मीद करता हूँ कि तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ की पिछली एपिसोड की तरह आपको ये एपिसोड भी पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।